हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मानव रक्त का पार्ट फर्स्ट। दोस्तों इसमें हमने परीक्षा में बार बार पूछे गए 40 प्रश्नों को इंक्लूड किया है। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रॉयल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी पहले सवाल से। पहला सवाल है, रक्त होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी है एक उपकलित ऊतक, ऑप्शन सी है रेशेदार ऊतक, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संयोजी ऊतक। तो दोस्तों रक्त जो होता है वह एक ब्लड जो होता है संयोजी ऊतक होता है। अगला सवाल है आपका, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग खाली स्थान है मिलियन रक्त होती हैं, मिलीमीटर की घात 3 में रक्त होता है। तो दोस्तों कितना होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 5 से 5.5 मिलियन, ऑप्शन बी है 4 से 4.5 मिलियन, ऑप्शन सी है 3 से 3.5 मिलियन, ऑप्शन डी है 6 से 6.5 मिलियन। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 5.5 मिलियन। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपका, मानव रुधिर का पीएच है। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 7.2, ऑप्शन बी है आपका 7.8, ऑप्शन सी है आपका 6.6, ऑप्शन डी है आपका 7.4। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.4। तो दोस्तों मानव रुधिर का जो पीएच वैल्यू होता है वह होता है 7.4। अगला सवाल है आपका, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका फेफड़ा, ऑप्शन बी आपका यकृत, ऑप्शन सी आपका किडनी, ऑप्शन डी आपका ये सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े में भी होता है, यकृत में भी होता है और ऑप्शन नंबर सी किडनी में भी होता है। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका डायलिसिस, ऑप्शन बी है हीमोलाइसिस, ऑप्शन सी है ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी है पैरालिसिस। दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। दोस्तों मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। अगला सवाल है आपका, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 80 से 120 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 120 से 140 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 140 से 180 मिलीग्राम, ऑप्शन डी है आपका 180 से 200 मिलीग्राम। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 से 200 मिलीग्राम। तो दोस्तों मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो होता है 180 से 200 मिलीग्राम होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मनुष्य में सामान्यतः निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर में कितना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका 30 से 50 मिलीग्राम, दोस्तों ऑप्शन बी आपका 50 से 70 mg, ऑप्शन सी आपका 80 से 100 मिलीग्राम, ऑप्शन डी आपका 120 से 140 mg। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 से 100 mg। दोस्तों ये आपके जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपकी प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न आपके पक्के रटे हुए होने चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है आपका, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर प्रति मिलीग्राम पर 100 ml में कितना होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है 200 मिलीग्राम पर 100 ml, ऑप्शन बी है 160 मिलीग्राम पर 100 ml, ऑप्शन सी है 100 मिलीग्राम पर 100 ml, ऑप्शन डी है 60 मिलीग्राम पर 100 ml। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 मिलीग्राम पर 100 ml। तो दोस्तों वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो 60 मिलीग्राम प्रति 100 ml होता है। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है 45, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है आपका 55%, ऑप्शन डी है आपका 60%। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55%। तो दोस्तों मानव रक्त में जो प्लाज्मा का जो आयतन होता है, प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है मानव रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत जो है 55% के बराबर होता है। अगला सवाल है आपका, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 60 से 64%, ऑप्शन बी है आपका 70 से 75%, ऑप्शन सी है आपका 80 से 82%, ऑप्शन डी है आपका 90 से 92%। तो दोस्तों मानव रक्त में जो प्लाज्मा में पानी का जो प्रतिशत मात्रा होती है वह होती है 90 से 92%। तो दोस्तों प्लाज्मा में जो पानी की परसेंटेज वैल्यू होती है वो 90 से 92% के बराबर होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 5.5 मिलियन, ऑप्शन बी आपका 5 मिलियन, ऑप्शन सी आपका 4.5 मिलियन, ऑप्शन डी है आपका 4 मिलियन। तो दोस्तों वयस्क पुरुष में जो आरबीसी की सामान्य संख्या होती है 5 मिलियन। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो आरबीसी की जो संख्या होती है वयस्क पुरुष में वह 5 मिलियन के बराबर होती है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक किशोरावय में मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 120/90 mm ऑफ एच जी, एक ऑप्शन बी है आपका 120 एंड 80 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन सी आपका 140/90 mm ऑफ एच जी एंड ऑप्शन डी है आपका 140/100 mm ऑफ एच जी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों जो किशोर अवस्था में मनुष्य में सामान्य रक्तचाप या ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, मिनिमम वाला जो होता है वो न्यूनतम 80 वाला और अधिकतम 120 वाला होता है। दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका 120 90 है, ऑप्शन बी है आपका 120 80, ऑप्शन सी आपका 140 90 और ऑप्शन डी 140 100। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 80। तो दोस्तों मनुष्यों में रक्तचाप होता है सामान्यतः 120 से अधिकतम वाला और 80 न्यूनतम वाला होता है। अगला सवाल है आपका, खालिस्तान है एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रद्रव्य, ऑप्शन बी है संगठित संरचना है, ऑप्शन सी है रक्त समूह और ऑप्शन डी है रक्त स्कंदन। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रद्रव्य। तो दोस्तों जो प्लाज्मा होता है वह रक्त के आयतन का लगभग 55% के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए आपका प्लाज्मा यानी प्रद्रव्य ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? दोस्तों ऑप्शन ए आपका 100 से 120 दिन, ऑप्शन बी 100 से 120 दिन, ऑप्शन ए आपका 100 से 200 दिन, ऑप्शन बी आपका 100 से 120 दिन, ऑप्शन सी 160 से 180 दिन, ऑप्शन डी 150 से 200 दिन। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100 से 120 दिन। तो दोस्तों आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल होता है वह होता है 100 से 120 दिन के बराबर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी खाली स्थान में बनती हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका नीला अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी है आपका लाल अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी आपका श्वेत अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी आपका काला अस्थि मज्जा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल अस्थि मज्जा। तो दोस्तों आरबीसी का जो निर्माण होता है वह लाल अस्थि मज्जा में होता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? दोस्तों ऑप्शन ए है आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी है तंत्रिकाएं। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाएं। तो दोस्तों जो आरबीसी होती हैं ये विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन वाहक का काम करती है। दोस्तों आरबीसी के द्वारा ये ऑक्सीजन प्रत्येक अंग को पहुंचाया जाता है। अगला सवाल है आपका, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी यानी जो पुरानी आरबीसी हैं यार नष्ट प्राय हो गई हैं वो कहाँ नष्ट होती हैं? ऑप्शन ए है प्लीहा में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी है अमाशय में, ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा में। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लीहा में। तो दोस्तों जो आरबीसी होती है वो कहाँ पे जाके नष्ट होती है? प्लीहा में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं ऑप्शन ए है आपका आकार में बड़ी हो जाएंगी, ऑप्शन बी आकार में छोटी हो जाएंगी, ऑप्शन सी आकार में बढ़ जाएंगी, ऑप्शन सी संख्या में बढ़ जाएंगी, ऑप्शन डी आपका संख्या में घट जाएंगी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संख्या में बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है तो उसकी आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पट्टिकाणु का दूसरा नाम प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी आपका रक्ताणु इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन सी आपका पट्टिकाणु, ऑप्शन डी आपका थ्रोम्बोसाइट। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसाइट। तो दोस्तों जो पट्टिकाणु या प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है वह होता है थ्रोम्बोसाइट। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आरबीसी में रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो दोस्तों यदि रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या स्थिति बन जाएगी? दोस्तों ऑप्शन ए है एनीमिया हो जाएगा, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया हो जाएगा, ऑप्शन सी है पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, ऑप्शन डी ल्यूकेमिया हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है। तो दोस्तों आरबीसी की संख्या यदि शरीर में बढ़ जाती है तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? पॉलीसाइथेमिया नामक रोग हो जाता है। अगला सवाल है आपका, हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है विटामिन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है वह एक प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह प्रोटीन होता है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर एक सही आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। अगला सवाल है आपका, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं यानी आरबीसी, ऑप्शन बी है श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है पट्टिकाणु और ऑप्शन डी है पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है जीव द्रव्य या प्लाज्मा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होती है वह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला सवाल है आपका, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका लोहा, ऑप्शन बी आपका रजत, ऑप्शन सी आपका तांबा, ऑप्शन डी आपका स्वर्ण। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। तो दोस्तों रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है प्रोटीन का भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसमें लोहा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो दोस्तों रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोलेजन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी एल्बुमिन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन वह रक्त धारा में ऑक्सीजन को लेके जाता है प्रत्येक अंग तक।
और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। अगला सवाल है आपका, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। दोस्तों ऑप्शन ए ऑक्सीजन के लिए, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन के लिए। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुता होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मानव रक्त का रंग लाल होता है। दोस्तों ऑप्शन ए मायोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन के कारण, ऑप्शन डी है आपका हेप्टोग्लोबिन के कारण। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। तो दोस्तों मानव रक्त का जो रंग होता है लाल, वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि आयरन। अगला सवाल है आपका, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व मौजूद होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, फेरस या आयरन। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका हेमोसाइनिन, ऑप्शन बी है हेमोइरिथ्रिन, ऑप्शन बी सी है आपका बीटा कैरोटीन, ऑप्शन डी है आपका हीमोग्लोबिन। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों मनुष्य में जो श्वसन रंजक होता है वह हीमोग्लोबिन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य में जो श्वसन रंजक होता है वह हीमोग्लोबिन होता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी है प्लीहा, ऑप्शन डी है परिशोधिका। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। तो दोस्तों आरबीसी का जो कब्रिस्तान है प्लीहा को कहा जाता है। तो प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर का रक्त बैंक खाली स्थान कहलाता है। दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन को, ऑप्शन बी है यकृत को, ऑप्शन सी है हृदय को, ऑप्शन डी है किडनी को। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा या तिल्ली को। तो दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। और दोस्तों हमारे चैनल पर रोजाना एक वीडियो अपलोड होती रहती है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है आपका, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका पोषक तत्व ले जाना, ऑप्शन बी है संक्रमण से संघर्ष करना, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन डी है शक्ति प्रदान करना। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से संघर्ष करना। तो रक्त में श्वेत कणों का WBC का जो मुख्य कार्य है संक्रमण से संघर्ष करना होता है। अगला सवाल है आपका, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। ऑप्शन ए है लसिकाणु, ऑप्शन या इसको लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट, ऑप्शन सी है बिंबाणु, ऑप्शन डी है रक्ताणु या आरबीसी, लाल रुधिर कण का एरिथ्रोसाइटिस को बोला जाता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक केंद्रकाणु मोनोसाइट। तो दोस्तों सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु जो है वह है मोनोसाइट या एक केंद्रकाणु। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका आरबीसी, लाल रुधिर कण का, ऑप्शन बी आपका श्वेत रुधिर कण का, ऑप्शन सी आपका रुधिर बिंबाणु, ऑप्शन डी आपका जीव द्रव्य प्लाज्मा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रुधिर कण का है। तो दोस्तों जैसे ही कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर में या मानव ब्लड में एंट्री मारता है तो सबसे पहले जो रिएक्शन करती हैं वो WBC करती हैं, श्वेत रुधिर कण का उस पर अटैक कर देती हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी आपका न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी है लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। तो दोस्तों रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला जो सेल है वह है ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। तो दोस्तों लिम्फोसाइट जो होते हैं वो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले सेल होते हैं। अगला सवाल है आपका, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी है आपका बेसोफिल, ऑप्शन सी है आपका लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी आपका मोनोसाइट। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट्स। तो दोस्तों जो एड्स के विषाणु होते हैं वह मानव शरीर के लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, एड्स का जो विषाणु होता है वह लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। अगला सवाल है आपका, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों कोई ऐसा पदार्थ जिसको किसी भी जीवित जीव में प्रवेश कर दिया जाए और वह जाके उस शरीर में प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करे तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए है कैंसरजन, ऑप्शन बी है एंड्रोजन या पुंजन कार्सिनोजन, कैंसरजन कार्सिनोजन, ऑप्शन बी है पुंजन एंड्रोजन, ऑप्शन सी प्रतिजन एंटीजन, ऑप्शन डी है आइस्ट्रोजन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिजन एंटीजन। तो दोस्तों ऐसे पदार्थों को एंटीजन कहते हैं जो किसी भी शरीर में प्रवेश करके उस शरीर में प्रतिरक्षियों को के उत्पादन को और ज़्यादा एक्साइट कर देता है, प्रेरित कर देता है, कैटेलाइज कर देता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल पर और
इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में ये प्रश्न ऐसे के ऐसे ही देखने को मिलेंगे, यानी कि आप पेपर से पहले पेपर को कर रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ऑप्शन ए है मोनोसाइट, ऑप्शन बी है लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है इओसिनोफिल, ऑप्शन डी है न्यूट्रोफिल। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट। तो दोस्तों रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी बनती है वह लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका एमाइलेज, ऑप्शन बी है थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन, ऑप्शन डी है रेनिन। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बिन। तो दोस्तों जो थ्रोम्बिन एंजाइम होता है वह रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रुधिर स्कंदन रक्त का जमाव निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है फाइब्रिन, ऑप्शन बी है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन सी है एल्बुमिन, ऑप्शन डी है ग्लोबुलिन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइब्रिनोजन। तो दोस्तों रुधिर का जो स्कंदन होता है, रक्त का जो जमाव होता है वह फाइब्रिनोजन प्रोटीन के द्वारा होता है। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। दोस्तों ये मानव रक्त के प्रश्नों के संग्रह का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक मानव रक्त के प्रश्नों के संग्रह का सेकंड पार्ट अपलोड किया जाएगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा, उसको भी 1 या 2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको परीक्षा उपयोगी मटेरियल प्राप्त होता ही रहता है। रोज़ाना आपको एक वीडियो प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।